हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ये सेकंड पार्ट है हमारे जो हाउ टू बिकम पॉलिटिशियन इन इंडिया सीरीज में। ओके। अब जब मैंने पहली वीडियो बनाया तब मैंने सोचा था कि नहीं, सारी जो कहते हैं ना एक फिलोसॉफिकल चीजें होती है, फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट होता है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अकेले फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट रखने से सामने से किसी को समझ कुछ कम भी हो सकती है, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में घुसते हो तब आप इंटरेस्ट जो होते हैं अपने, वो कैसे डिफाइन करते हो। वो इस वे में डिफाइन करते हो कि आपको पहले पता होता है कि मेरे ऊपर कौन है और मेरे नीचे कौन है। तो इस वे में आप इंटरेस्ट अपने डिफाइन करते हो और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी किसी का सहारा भी लेते हो। तो उस चीज को समझने के लिए पहले हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा, ताकि आपको पता चले कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ पॉलिटिशियन कौन आपके ऊपर है कौन आपके नीचे है। ठीक है। बाकी सारी बात तो बात की है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ये वीडियो बहुत ही डीप और एकेडमिक्स टर्म्स में नहीं होने वाला, सो डोंट वरी। हम जस्ट मोटा मोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ चीजें मैं जो इस पे बोलूंगा वो एक्यूरेटली वैसे ही फिट नहीं बैठती है, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन आपके जो नॉलेज है उसके लिए गुड टू गो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो सिस्टम है उसके तीन पिलर है: जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। अब पहले समझते हैं जुडिशरी क्या काम करती है। जुडिशरी काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का। जो भी लॉ पार्लियामेंट ने पास किए हैं उस वो लॉ सही तरह से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट आता है उन लॉज के रिलेटेड या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, तो उन पे जजमेंट देना। अब जुडिशरी में भी बहुत तरह के लेवल्स होते हैं। हम उन सारे लेवल को डीपली जानेंगे नहीं, लेकिन एक खास चीज आपके लिए जान लेंगे कि जुडिशरी जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके लिए नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सबके लिए। क्योंकि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा आपको जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने होंगे या फिर तो आपको कटघरे में लाया जाएगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ क्यों। आप बोलोगे कि भाई पॉलिटिशियन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी होता है, तो मैं कहूंगा जी नहीं, ये सबसे गलत बात है। पॉलिटिशियन सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर होता है इन डेमोक्रेसी। ये बात सबसे सही चीज है, ना कि सबसे पावरफुल इंसान होता है। सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम कौन करती है, तो कहते हैं जुडिशरी करती है। तो भाई साहब आप कुछ भी बोल लो कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहना था उसका ये था ये था ये था, वो कुछ नहीं मानेगी। वो सिर्फ इतना कहेगी कि हमारा इंटरप्रिटेशन ये कहता है, सो यू हैव टू फॉलो दैट इंटरप्रिटेशन। तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने जाऊँ तो जुडिशरी के भी दो तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला होता है जजेस, दूसरा होता है लॉयर्स, एंड तीसरा होता है आम आदमी या फिर सोशल एक्टिविस्ट। अब इन तीन चीजों से आपको बच के, तीन लोगों से बच के रहना है। अगर एज अ पॉलिटिशियन आपको जजेस के नियर बाय जाने का ट्राई करना है, लॉयर्स को हमेशा खुश करते रहना है, और जो आपके जो सोशल वर्कर्स और वो सब होते हैं वो आपके सबसे बड़े एनिमी है। उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि आप एज अ पॉलिटिशियन कोई भी कुछ काम करवाने जाओगे तो वो आपके काम में टांग अड़ा सकते हैं। और हाँ, आप उनका यूज करके किसी और के काम में भी टांग अड़ा सकते हो अगर आप उनको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करो। चलिए, दूसरा हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ ही सारा आपका खेल है। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। तो दोस्तों कैसा होता है ना, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है कि हम कोई भी प्रेसिडेंट या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं, सीएम प्राइम मिनिस्टर वो सब। हम चुनते हैं अपने, जो कि अपना होता है एरिया, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि जिसे कहते हैं।
अब प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम के थ्रू, मतलब कि आपके यहाँ पे इलेक्शन होंगे, जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे, चाहे वो 1 वोट हो, 2 वोट, 3 वोट, वो विनर हो जाएगा। अभी यहाँ ही ट्रिक आती है। इसी चीज से आप समझो कि पॉलिटिक्स में मैंने जो कल कल शायद बात बताई थी, मतलब पिछले वीडियो में बात बताई थी, कि जो आपका जो एक ऑरा होगा, ऑरा नहीं उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, आपकी जो इमेज होगी वो सबसे इन्फ्लुएंशियल होगी और मदद रूप भी करेगी। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब जैसे कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 वोट्स है। अभी 100 में से आपको 30 वोट मिलते हैं, दूसरे बंदे को 25 वोट मिलते हैं, तीसरे बंदे को भी 25 वोट मिलते हैं, चौथे बंदे को 29 वोट मिलते हैं। सॉरी, उतना नहीं मिलेगा, कितना होगा, 50, 50, 75, 80, तो 20 वोट मिलते हैं। अब हुआ क्या, आपको 100 वोट्स में से कितने मिले? 30 वोट्स। बाकी लोगों को 25 25, मतलब आपसे कम है, लेकिन आपको मेजोरिटी तो नहीं मिली ना, फिर भी आप सरताज बन गए। अब मेरा ऐसा समझिए, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 5 लोग किसी XYZ कम्युनिटी या फिर रिलीजन या फिर कुछ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। बाकी के सारे ऐसे 5 5 5 5 करके आप सारे ग्रुप में बांट दीजिए, तो मतलब ऐसे कितने होंगे, 20 जैसे ब्लॉक्स होंगे। 20 ब्लॉक में से सिर्फ 4 ब्लॉक आपके पास है, यानी कि 20% वोट, तो 20 वोट है आपके पास। बाकी के जो 70 है, उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट और कैंडिडेट्स खड़े कर दीजिए जो कि उतने ही इन्फ्लुएंशियल है। आप उनको थोड़ी फंडिंग में हेल्प कर दीजिए, वो भी खड़े रहेंगे, आपके ऑपोजिट में खड़े रहेंगे। लेकिन हर, जैसा कि हमने देखा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि एक ब्लॉक का जो है इन्फ्लुएंशियल वो 5 है, तो हर कोई 5 5 5 5 वोट ले जाएगा, बचेगा क्या आपका 20। तो आप उस हिसाब से विनर बन सकते हैं विदाउट हैविंग एनी मेजोरिटी। सेम चीज पार्लियामेंट में भी है कि एक पार्टी के इतने वोट, इतने मेंबर्स आ गए, दूसरी पार्टी के इतने मेंबर्स आ गए, किसी ने भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया, तो दोनों पार्टी कोalition कर देती है। कभी कभी जो प्री पोल अलायंस होती है वो भी कोalition तोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है। देन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। CM, PM, फिर मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें तो बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो ये मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं समझाना चाहता, लेकिन आपको पता है कि क्या होती है उनकी पावर्स। अब बात करते हैं 3 स्टेट बॉडीज की। तो या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, या फिर लोकल बॉडीज के लिए। अभी कैसा होगा ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, लोकल बॉडीज यानी सबसे नीचे, उसके ऊपर स्टेट, रीजन, उसके ऊपर सेंट्रल, तो जो पॉलिटिक्स होगा वो बहुत ही, अभी मैं उसको किस वर्ड में समझाऊं, कि वो बहुत ही, मतलब जो नीचे सबसे होता है, सबसे आक्रामक वहां पे होता है, और ऊपर जाते जाते बहुत ही, क्या बोलते हैं, शांत हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो नीचे होता है ना, उसमें जो आपको जो दिमाग लगाना होता है, मतलब क्या बोलते हैं, जो पोजीशंस, मतलब चेस की तरह खेलना होता है, वो बहुत ही कम होता है। ऊपर आते आते वो चीज बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप अगर इंडिया में भी देखते होंगे, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ज्यादा वायलेंस होता है, फ्रॉडुलेंट थिंग्स होती है, वो सब होती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन है, आक्रामकता है। ऊपर जाते जाते ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर जब जाते हो तब बहुत सारे आपको समीकरण बिठाने पड़ते हैं, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, और वो सब आप करते भी हो। तो ये फर्क है। लोकल बॉडीज में क्या होता है, समीकरण कुछ बिठाने की जरूरत नहीं, वो खिला दो पिला दो, बस बात खत्म। ऊपर जाते जाते ऐसा नहीं होता है। तो ये थे कुछ हमारे आज के वीडियो के हाइलाइट, कि हमने ये सीखा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से थोड़े बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, CM,
मिनिस्टर्स होंगे, वो सब चीजें होंगी। स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम और वो सब चीजें होगी, उनकी मिनिस्ट्री होगी। स्टेट गवर्नमेंट में अपने जो भी सीएम है उनकी मिनिस्ट्री और वो सब होती है, और लोकल बॉडीज में पंचायत और वो सब चीजें आती है, वो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, कल हम बात फिर से फिलोसॉफिकल टर्म्स में करेंगे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो।